हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 11 की जो यात्रा चल रही है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। देखिए, जो पिछला वीडियो देखा था हमारे पास में ये है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। तो पहली बात तो मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा पिछले वीडियो से। मैंने आपसे बात कर रखी थी कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसको हम समाकलन विषय कहते हैं, जो काफी विषयों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हमने बात की थी कि भूगोल के अंदर एक रेखा चित्र भी, डायग्राम था जिसकी हम बात करेंगे। इसमें कहा था कि भूगोल इतिहास से भी संबंध रखता है, राजनीतिक विज्ञान से भी संबंध रखता है, भूगोल अर्थशास्त्र से भी संबंध रखता है। ये सब बातें की है हमने, ठीक है। अब हमारा आज टॉपिक है भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। हम इसमें प्राकृतिक विज्ञान भी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। पहले आपको यह मालूम होना चाहिए बेटा कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है। 10वीं तक तो आपके दिमाग में तो विज्ञान विज्ञान होता है। विज्ञान का मतलब सर केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, बायो पढ़ ली, ये विज्ञान है, आपने ये माना। लेकिन विज्ञान का असली रूप देखिए आप, एक तो होता है प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है कि आप ये मानकर चलिए कि ये विज्ञान प्रकृति से नहीं आया है, ये आया है सोसाइटी से है। यानी जैसे सोसाइटी का निर्माण होता है, मनुष्य अपनी पृथ्वी परिवर्तन करने शुरू करता है, तब इस विज्ञान का जन्म होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं आपसे, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या आपके जन्म के साथ, मनुष्य के जन्म के साथ, क्या पॉलिटिकल साइंस का जन्म हुआ था? ये सीमाएं बनी थी? नहीं। ये बनाई किसने? सोसाइटी ने बनाई, समाज ने बनाई है। इतिहास की बात करें, हमने बांट लिया कि प्रागैतिहासिक काल है, इतिहास काल है, आधुनिक काल है, मतलब मध्य काल है। ये सब किसने बांटा? हमने बांटा। तो सामाजिक विज्ञान के विषय कौन से आएंगे? पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, अर्थशास्त्र आ जाएगा, ठीक है। ये सब इसमें आ जाएंगे, सामाजिक भूगोल इसमें आ जाएगा। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान में कौन से आएंगे? प्राकृतिक विज्ञान में आएंगे जो प्रकृति संबंध रखते हैं। जैसे बात करें हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ये हमारे जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे बन गई, हमारे जन्म के साथ बन गई, तो जीव विज्ञान इसमें आ जाएगा, वनस्पति विज्ञान इसमें आ जाएगा, ठीक है। गणित को भी इसमें भी शामिल करेंगे। गणित एक ऐसा विषय है जो एक प्राकृतिक रूप से है, यानी गणित में जो चीजें होती है, जैसे 2 + 2 4 है तो है, तो ये भी सब इसमें आ जाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास में प्राकृतिक विज्ञान का भूगोल के साथ संबंध। अब भूगोल में आपके दिमाग में आएगा कि सर भूगोल कौन सा है? फिर भूगोल को हम सामाजिक विज्ञान में शामिल करें या प्राकृतिक विज्ञान में शामिल करें? देखिए, पहले तो आसानी से समझना है, ये जो टॉपिक है ना बेटा, पहला पार्ट है, बिल्कुल आराम से पढ़ने का है। तो भूगोल की अगर बात करें, अगर भूगोल की हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से प्राकृतिक विज्ञान से संबंध रखता है। क्योंकि भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? जो प्रकृति ने दिया, पर्वत दिया, पठार दिया, मैदान दिया। लेकिन जब हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने अर्थशास्त्र पढ़ लिया है ना, हमने इतिहास पढ़ लिया, तो वो किस में आ जाएगा? वो सामाजिक भूगोल में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझना है। अब हमारे पास में जैसे भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं जो हमने बात, जिसमें लिख रखी है भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा भूगोल, ठीक है। और यहां पर प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। और एक बात आप समझिए कि हर भौगोलिक जो भौतिक भूगोल की शाखा का संबंध प्राकृतिक विज्ञान के विषय से होता है। ये हमने बात कर रखी है, क्योंकि भूगोल एक संश्लेषणात्मक सब्जेक्ट होता है, एक समाकलन सब्जेक्ट होता है, जो औरों से अपने आप को संपर्क को बनाए रखता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर जियोलॉजी की बात करें, जिसमें आता है भूगर्भ के बारे में आती है, तो भूगर्भ के बारे में पृथ्वी के गर्भ के अंदर क्या है, यानी पृथ्वी पर कैसी आकृतियां हैं, तो ये तो एक बड़ा विषय हो गया। और इसका एक पार्ट हो गया भू आकृति विज्ञान, जो हम भूगोल में पढ़ते हैं। अब जैसे मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान एक खुद का इंडिविजुअल व्यक्तिगत विषय है, खुद का एक अलग से विषय है ना। लेकिन उसके अंदर जलवायु विज्ञान अगर हम पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। ये समझना है हमको। हाँ, आप जल विज्ञान को पढ़ रहे हैं, अब जल में सब कुछ आ गया। आप जल का वाष्पीकरण की बात करते हैं, जल की चक्रीय प्रक्रिया है, बारिश कैसे होती है, उसके अंदर समुद्र को पढ़ेंगे, आप सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन जल के, ये तो एक व्यक्तिगत विषय हो गया, लेकिन समुद्र विज्ञान को पढ़ेंगे तो वो भौतिक भूगोल में आ गया। तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से संबंध किस प्रकार से है, समझ रहे आप? तो ये रहा भौतिक भूगोल, इसका संबंध है प्राकृतिक विज्ञान से। जैसे यहां पर देखिए मृदा विज्ञान। अब मृदा विज्ञान में हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आप मृदा के संस्तरों के बारे में पढ़ेंगे, ऊपर कौन सी मृदा है, नीचे कौन सी मृदा है, काली मृदा है, किस प्रकार से मृदा है, तो हम मृदा भूगोल में पढ़ेंगे, तो वो संबंध इस पे हो गया। यानी बड़ा विषय तो कौन सा हो गया? मृदा विज्ञान हो गया, और हमने उसकी एक पार्ट के रूप में मृदा भूगोल को पढ़ा है। यहां पर एक बात और देखिए, यहां मृदा विज्ञान है और यहां भूगर्भ है। तो ये बात समझिए, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अगर गर्भ की बात करें तो वो हम पढ़ते हैं जियोलॉजी में। और अगर हम ऊपर की पेडोलॉजी की बात करें, मृदा के बारे में, तो ऊपर के धरातल पे जो मिट्टी होती है, पत्थर चट्टान होती है, उसको हम पढ़ते हैं मृदा विज्ञान। तो आपको ये बात से समझ में आ गई होगी बिल्कुल आराम से, कि भौतिक भूगोल जो शाखाएं हैं वो प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार से महत्व रखती है। अब देखिए आगे,
एक इसमें चार्ट की बात की थी, रेखा चित्र की बात की, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे ढंग से देखेंगे। आप यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आप इसको देखिए यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक खास बात, इस चार्ट को हमने देखा लेकिन आपने इस रेखा चित्र को देख लिया लेकिन समझा नहीं। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर भूगोल के क्षेत्र की बात कर रहे हैं और इस गोले के अंदर बेटा जो भी विषय है, यहां पर जो अंदर की तरफ विषय है, ये सब क्या है, भूगोल के पार्ट हैं। अगर आप ध्यान से देखना, कॉपी किताब निकालना, उसमें देखना, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, मृदा भूगोल है, पादप भूगोल है, प्राणी भूगोल है, मानव भूगोल है, पर्यावरण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, भौगोलिक चिंतक, सामाजिक भूगोल, ये जितने सब विषय हैं वो सब किस संबंध रखते हैं, भूगोल से रखते हैं। और जो बाहर है, इस लाइन से जो बाहर है, इतिहास, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब विषय क्या है, ये व्यक्तिगत विषय है। यानी ये विषय अलग से विषय है और भूगोल के ये क्षेत्र इनसे संबंध रखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भूगोल अकेला नहीं है, वो अन्य विषयों से संबंध रखता है। अब इसमें हम देखो खास बात देखें, यहां पर देखिए आप, अब यहां पर आपने इस चार्ट को इस तरीके से नहीं देखा होगा जैसे मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पर अगर हम बात करें आपके पास में आर्थिक भूगोल से, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन, सांस्कृतिक भूगोल, और आपका यहां पर आपका हो गया पर्यावरण भूगोल, और ये हो गया आपका मानव भूगोल। ये सब जो है, ये यहां से लेकर यहां तक का, ये आपके सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र हैं। जो हम सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे ना, ये उसके क्षेत्र हैं। अच्छा देख लीजिए, अर्थशास्त्र को मनुष्य बनाता है, जनानकी है, राजनीतिक शास्त्र है, इतिहास है, समाज शास्त्र है, मानव शास्त्र, ये सब क्या है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र। हम बात कर रहे हैं कि भूगोल के संबंध सामाजिक विज्ञान से भी होता है और प्राकृतिक विज्ञान से होता है। और यहां से अगर हम बात करें भूगोल में परिणात्मक शोध की बात करें, गणित की बात करें, भू विज्ञान की बात करें, मौसम विज्ञान की बात करें, जल विज्ञान की बात करें, मृदा विज्ञान की बात करें, वनस्पति की बात करें, प्राणी विज्ञान की बात करें, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे प्राकृतिक विज्ञान में आएंगे। ये सब किस में आएंगे, प्राकृतिक विज्ञान में आएंगे। तो आपने ये रेखा चित्र कई बार देख लिया होगा लेकिन इसको समझा नहीं। भूगोल के क्षेत्र हैं जो अंदर की तरफ बने हुए क्षेत्र हैं, ये बात समझिए आप। जो अंदर की तरफ चीजें हैं, यहां पर जो अंदर की तरफ चीजें बनी हुई है वो सब भूगोल की है, और जो बाहर की तरफ है वो शाखाओं से संबंध रख रही है। जैसे कोई उदाहरण देता हूं आपको, जैसे आप यहां पर लीजिए राजनीतिक भूगोल, और संबंध किससे है, राजनीतिक शास्त्र से, यानी राजनीतिक भूगोल का संबंध राजनीतिक विज्ञान से है, ठीक है। उसी प्रकार ऐतिहासिक भूगोल का संबंध इतिहास से है, इतिहास से संबंध है ऐतिहासिक भूगोल। जैसे राजनीतिक शास्त्र की बात करें, हम पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि कोई भी जगह है, कोई भी क्षेत्र है, वहां की जनसंख्या कैसी है, वहां की सीमाएं कैसी है ना, वहां पर संप्रभुता है या नहीं है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम, यानी उस पर उसका अधिकार है या नहीं है। जबकि हम राजनीतिक भूगोल पढ़ेंगे तो क्षेत्र के हिसाब से, किसी क्षेत्र के हिसाब से या स्थानिक प्रतिरूप के हिसाब से हम वहां की जनसंख्या का और क्षेत्र का, हम जनसंख्या का या उसके क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बात समझने वाली है कि ये यहां पर व्यक्तिगत विषय है और जो अंदर की तरफ विषय है वो भूगोल के उपक्षेत्र है, और ये प्राकृतिक विज्ञान को संबंध रखता है और इधर से सामाजिक विज्ञान को संबंध रखता है। आगे हम देखते हैं भूगोल का संबंध। देखिए औरों से भी एक उदाहरण दे रखा है कि भूगोल का संबंध यहां पर दे रखा है कि गणित से व कला से भी है, गणित और कला से भी है। देखते हैं गणित और कला से कैसे है। तो देखिए भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला का, विशेषतः मानचित्र का रेखांकन में निपुण होना चाहिए। अब हमारे दिमाग में आता है सर कि गणित से तो हमने पीछे छुड़ाया है, 10वीं में हमारे पास गणित थी, कहीं को गणित से डर लगता हो तो हमने तो गणित नहीं लिए, अब गणित वापस आ गई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा बेटा, अगर आप भूगोल में आराम से रहना चाहते हैं, उसको अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो गणित से थोड़ी सी दोस्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जब गणित के अंदर, जब भूगोल के अंदर मानचित्र बनाएंगे, आप नक्शे बनाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैमाना मानना पड़ेगा, कितनी दूरी है उसको देखना पड़ेगा, है ना। वहां पर आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि किसी देश से दूसरे देश के बीच की दूरी है, उस दूरी को कैसे परिवर्तित करे, पर्वत पठार कितने हैं, मैदान कितने हैं, वहां पर कितना % है। तो आपको दूरी के, यहाँ पर आपको गणित का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप मानचित्र बनाएंगे तो आपको ड्राइंग यानी कला का भी ज्ञान होना चाहिए। तो भूगोल का संबंध गणित से और कला से, दोनों से है। यहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी की आकृति जियोइड है। जियोइड का मैं बता रखा हूं आपको कि पृथ्वी की आकृति क्या होती है, गोल नहीं होती है। पृथ्वी ध्रुवों से यानी भूमध्य रेखा से तो थोड़ी फैली हुई होती है, और ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी होती है। इसको लग्नक्ष गोलाब भी कहते हैं, यानी जियोड आकृति। जियोड का मतलब इसकी आकृति पृथ्वी की जैसी है, ठीक है। अब समझिए मेरी बात, आपने ग्लोब देखा होगा। अब जैसे ग्लोब जो होता है वो त्रिआयामी होता है। त्रिआयाम का मतलब होता है, आप यूं समझिए, त्रिआयाम का मतलब हम यूं समझेंगे यहां पर कि किसी भी चीज के कई विमाएं होती है, कई आयाम होते हैं। जैसे एक तो लंबाई कर सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए लंबाई हो गई, ठीक है, एक इसकी चौड़ाई हो गई, यहां से लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और एक इसकी ऊंचाई भी हो गई जो बाहर की ओर निकली रहेगी, जैसे यहां से यूं,
यूं 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 बाहर की ओर निकली रहेगी। तो लंबाई होगी, चौड़ाई ऊंचाई होगी। तो ग्लोब भी ऐसा ही है, वहां पर लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। लेकिन उसके अंदर हम पृथ्वी का अध्ययन आसानी से नहीं कर सकते। ग्लोब में क्या परेशानी है? ग्लोब में आप सामने की चीज देख रहे हो, पीछे की चीज नहीं देख सकते। आगे हम पढ़ेंगे ग्लोब के अंदर समस्या है, मानचित्र पढ़ेंगे कि ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं है। ग्लोब के अंदर आप चाहे पृथ्वी का ग्लोब बनाएं, चाहे आप बोलेंगे मैं राजस्थान का बनाऊंगा, ग्लोब तो ग्लोब ही बनेगा, वो पूरी पृथ्वी का ही बनेगा। आप छोटे क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर सकते। उसको सही करने के लिए भूगोलविद्ता को क्या चाहिए था? मानचित्र चाहिए था। और वो मानचित्र कैसे बनता है? वो मानचित्र आप तब बनाओगे जब आपको गणित का और कला का ज्ञान होगा। जब आपको गणित का और कला का ज्ञान होगा ना बेटा, ड्राइंग का ज्ञान होगा, तभी मानचित्र बनाएंगे। और मानचित्र कैसा होता है? द्विआयामी होता है। मानचित्र में ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। उभार तो होता ही नहीं है ना मानचित्र के अंदर, तो वो क्या होता है? द्विआयामी होता है। इसका भूभाग ग्लोब को भी आयामी में परिवर्तित करने के लिए आपको लेखाचित्र व गणित का ज्ञान होना चाहिए। यानी आपके इस भूभाग को द्विआयामी में, माफ कीजिएगा यहां लिखा होगा द्विआयामी में अगर परिवर्तित करना है तो आपको रेखाचित्र और गणित का ज्ञान होना चाहिए। तो कितना महत्वपूर्ण है अपने पास में, देखिए। और गणित को क्या सब्जेक्ट माना गया है, ये भी ध्यान रख लीजिए। गणित को प्राकृतिक विज्ञान का विषय माना गया है। मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है। ये वाला जो पार्ट है पूरा आपका अर्थशास्त्र से देख लेना, वहां पर मानव भूगोल तक का, ये सामाजिक विज्ञान का विषय है। और यहां से जितने भी विषय है वो प्राकृतिक विज्ञान के विषय है, ठीक है, जिनका संबंध प्रकृति से हुआ है, प्रकृति के जन्म से उनका संबंध हुआ है। आगे हम देखते हैं भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। हमने भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान पढ़ लिया, अब सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान यानी वो विज्ञान जिसको हमने सोसाइटी से मिला है, सोसाइटी से प्राप्त किया है, समाज से प्राप्त किया है। अब देखिए, प्रत्येक सामाजिक विज्ञान विषय का भूगोल की एक शाखा से संबंध होता है। प्रत्येक सामाजिक विषय का भूगोल की एक शाखा से संबंध होता है। जैसे हमने देखा कि भैया जनांकी का संबंध एक सामाजिक विज्ञान विषय है, इसका जनसंख्या भूगोल संबंध है। अर्थशास्त्र का आर्थिक भूगोल संबंध है। राजनीतिक शास्त्र का राजनीतिक भूगोल संबंध है। इतिहास का ऐतिहासिक भूगोल से संबंध है। तो इस प्रकार से प्रत्येक विषय का भूगोल की एक शाखा से संबंध हमको दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भूगोल का संबंध इतिहास से, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि भूगोल का संबंध स्थान से होता है, तो इतिहास का संबंध होता है समय से। और हम समय और इतिहास को अलग नहीं कर सकते। कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आज आप देख रहे हैं, आज से 100 साल बाद में आपके आसपास से देखेंगे, उसमें परिवर्तन आएगा। यानी समय के साथ में उस स्थान की विशेषताओं में, उस स्थान की विभिन्नताओं में परिवर्तन आएगा। तो आपने इस स्थान को भी देखा और साथ में क्या देख रहे हैं? आप समय भी देख रहे हैं। यानी भूगोल और इतिहास को आप अलग नहीं कर सकते हैं। इनका क्या करना पड़ेगा? आपको संश्लेषण करना पड़ेगा। जो आपने शब्द पढ़ा था, संश्लेषण करना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रत्येक विषय में दर्शन होता है और उस विषय के लिए वह दर्शन मूल आधार होता है। अब देखिए, यहां पर ये चीज आ गई है, किताब में पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है दर्शन। देखिए, दर्शन का मतलब आप समझिए कि हर विषय जो होता है उसकी एक फिलोसफी होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम भूगोल की बात करते हैं, तो भूगोल में अगर आप बात करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होते हैं, भूगोल में चिंतन पढ़ेंगे। चिंतक जो क्या करते हैं, भूगोल के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ब्रिटिश के चिंतक जो विचारक उन्होंने पढ़ाया। हम भारत की बात करते हैं, भारत वालों ने बताया कि जो पृथ्वी थी वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है ना, वो अस्थिर रहती है। कईयों ने बताया कि पृथ्वी खंभों पर टिकी हुई है। तो ये विचार बताए गए हैं। तो भूगोल का अध्ययन करेंगे तो भूगोल का हमको जो चिंतक है, जो फिलोसोफर है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आप पढ़ेंगे, अरस्तु की बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं, जिन्होंने इतिहास के बारे में काफी बताया। उन्होंने भूगोल के बारे में बताया। अरस्तु ने उन्होंने कहा है कि जो गर्म क्षेत्र के जलवायु के प्रदेश होते हैं, हम जैसे, वो क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं लेकिन आलसी होते हैं। ठंडे क्षेत्र के व्यक्ति जो होते हैं वो उत्साही होते हैं, ये बताया गया है। आप हिंदी को भी पढ़ेंगे बेटा, हिंदी का भी दर्शन होता है, हिंदी में भी चिंतन होते हैं, जिनको एक समय कालखंड के अनुसार बांटा गया है, वहां पर पढ़ेंगे। तो हर विषय का एक दर्शन होता है, और जब तक उस दर्शन को नहीं पढ़ेंगे ना आप, तो उसका ऊपरी ज्ञान लेंगे। तो हर विषय के लिए वह दर्शन मूल आधार होता है। दर्शन का मतलब यहाँ पर फिलोसफी है, यानी उस सब्जेक्ट को बनाया क्यों गया है, ये आपको जानना है, तो वो पढ़ना पड़ेगा। दर्शन किसी भी विषय को आधार प्रदान करके, वापस वही बात आ गई, उसके विकास की प्रक्रिया में ऐतिहासिक भूमिका निभाता है। मैंने जैसे हिंदी की, तो हिंदी को भी कालखंड में बांटा गया है, गद्य भाग, पद भाग, फिर उसका बांटा गया है कि भाई कबीर के समय ये रहा वो रहा। तो उसको बांटकर हम इतिहास से संबंधित उसको करते हैं। जैसे भूगोल की बात करें तो भूगोल में क्या करते हैं, हम भूगोल में पढ़ते हैं कि जैसे ब्रिटिश काल के चिंतक ने ये कहा, जर्मनी वाले ने ये कहा। जैसे जर्मनी का बहुत बड़ा योगदान आएगा, हम इसमें पढ़ेंगे, हम जब ये अगले वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हम भारत के भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको इतिहास के संदर्भ में बांटा गया है। अब देखिए, भौगोलिक चिंतक का इतिहास भूगोलविद्ता की मात्र शाखा के रूप में सभी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। यानी भौगोलिक चिंतक का जो इतिहास है ना, जो
वो भूगोल की हर शाखा के अंदर बांटा गया है, क्योंकि आप बिना जो थॉट्स हैं, जो विचारक हैं, उनके बिना उस वस्तु की उस विषय की आत्मा को नहीं जान सकते, है ना। आप इस बात को समझिए। जो आप जब एमए के अंदर पढ़ेंगे, तब जब चिंतक आएंगे, जो विचारक आएंगे, तो विचारक आपको ये बताएंगे कि भूगोल की शुरुआत मानव भूगोल, भौतिक भूगोल से होती है, लेकिन जब मनुष्य परिवर्तन करता था, हम मानव भूगोल की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। तो हर चीजों को हमको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें देखिए आप, जैसे यहां पर बात करें, हम समाजशास्त्र बात करें। अब समाजशास्त्र है तो यहां से हमने सामाजिक भूगोल विषय को लिया। राजनीतिक विज्ञान है जो हमने पढ़ चुके हैं अभी, इससे हमने राजनीतिक भूगोल को लिया। अर्थशास्त्र से हमने आर्थिक भूगोल को लिया, और जनांकी से हमने जनसंख्या भूगोल को लिया। ये सामाजिक भूगोल के विषय हैं, और ये हमारी उनकी उपशाखाएं हैं, उनके क्षेत्र हैं। मुझे उम्मीद है बेटा समझ में आ रहा होगा आपको। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट है, आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। ये मुख्य विषय है, व्यक्तिगत विषय है, इनमें से छानकर, इनमें से अलग करके हमने हमारे भूगोल के विषय को ले लिया है। आगे देखिए, राजनीतिक विज्ञान का मूल उद्देश्य अब क्या है। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक भूगोल में अंतर देखिए। मूल उद्देश्य राज्य के क्षेत्र, जनसंख्या और सत्ता का अध्ययन करना है, कि वहां पर क्षेत्र कैसा है, वहां की जनसंख्या कैसी, सत्ता कैसी है, मतलब वहां पर देश स्वतंत्र है, किसी का अधिकार है, उपनिवेश है, सबका अध्ययन करना है। लेकिन राजनीतिक भूगोल क्या करता है, क्षेत्रीय इकाई के रूप में, क्योंकि भूगोल में क्षेत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा, वहां के राज्य तथा किसी जनसंख्या का अध्ययन करता है। यहां पर तो क्षेत्र के हिसाब से नहीं करता, यहां पर तो कोई भी राज्य है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है। लेकिन जैसे आप यहां पर, तो जैसे भारत की बात करें, तो आप राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, यहां पर सीमाओं के बारे में पढ़ लेंगे। सीमाओं के साथ में आप क्या पढ़ लेंगे, यहाँ पर पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लेंगे आप, उसके बाद में वहां की जनसंख्या के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सत्ता के बारे में पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के अंदर, कि सत्ता कौन सी है, लोकतंत्र कौन सा है, वहां पर राजतंत्रात्मक है या कैसा शासन है, सरकार किस प्रकार से चल रही है। तो हम वहां पर आप सत्ता के पक्षों, जनसंख्या की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है, उत्पादन को जानना, वितरण को जानना और उपभोग को जानना, बस इतना ही है। लेकिन अगर हम आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे तो आप स्थानिक विशेषताओं के हिसाब से, किसी स्थान, छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे हैं आप, तो वहां पढ़ना पड़ेगा आपको कि वहां पर उसका वितरण कितना है, उसका उत्पादन कितना है और उसका उपभोग कितना है। तो अर्थशास्त्र में तो हम मूल उद्देश्य क्या है कि हमको केवल उत्पादन के बारे में जानना है, कोई हम व्यापार कर रहे हैं उसके उत्पादन के बारे में, वितरण के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन आर्थिक भूगोल में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं जानना पड़ेगा। यहां पर आप किसी क्षेत्र विशेष की, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान की जान रहे हैं और पश्चिमी राजस्थान की जान रहे हैं, तो पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके आर्थिक भूगोल के बारे में जानना है, तो उसकी उत्पादन, विनिमय और उपभोग के बारे में जानना है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे। वहां पर उद्योग धंधे कैसे हो रहे हैं, सोलर प्लांट के बारे में, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है, हमने क्या पढ़ा है, यहां पर जो हमने पढ़ा है उसके बारे में समझ लीजिए आप, कि स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल हमने देखिए सर कि भूगोल प्राकृतिक विज्ञान जुड़ा हुआ है, हमने प्रकृति से जो प्राप्त विषय प्राप्त किए उनसे भी हमने शाखाएं बांट ली है, उनसे भी हमने चीजें ले ली है, और सामाजिक विज्ञान जो सोसाइटी से लिया उससे भी लिए। भूगोल का अन्य विषयों से परासरणी संबंध है। ये देखिए, ये परासरणी संबंध क्या होता है, ये संबंध आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। देखिए परासरणी संबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है, या आपने किशमिश का उदाहरण लिया होगा कि जब आप पानी के अंदर किशमिश डाल देते हैं तो किशमिश क्या होती है, पानी को ऑब्जर्व करके, यानी सोख कर फूल जाती है ना। तो यानी क्या कर लेती है कि पानी जो है वो बहकर कहां आ गया, उच्च दाब से कहां चलेगा, आपके किशमिश में चलेगा। तो वैसे ही भूगोल ने भी क्या किया है, अन्य विषयों से जो सूचनाएं हैं, तथ्यों को इकट्ठा किया है और अपने पास में लेकर एक अलग विषय का निर्माण कर दिया है। तो कितनी अच्छी लाइन है, भूगोल का अन्य विषयों से परासरणी संबंध होता है। परासरणी का मतलब होता है कि कोई भी बाधा नहीं है, आपके पास जो सूचना है वो मेरे पास में आ रही है, जो मेरे पास सूचना है वो आपके पास जा रही है, यानी कोई भी बाधा नहीं है। आगे देखो, अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। आप इतिहास बोलेंगे उसका निजी विषय क्षेत्र है, आप राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे उसका निजी विषय क्षेत्र है। लेकिन भूगोल दूसरे विषयों से सूचना प्राप्त लेता है बिना किसी अवरोध के। जैसे शरीर में क्या होती है, हमारी कोशिकाएं होती है, हमारी कोशिकाओं के अंदर शरीर में जो रक्त बह रहा है, हार्ट के द्वारा, लंग्स के द्वारा पूरे शरीर में निर्बाध रूप से बह रहा है, बिना किसी रुकावट के बह रहा है। उसी प्रकार ही भूगोल क्या करता है, भूगोल राजनीतिक विज्ञान से सूचनाएं ले रहा है, उनको भी दे रहा है, इतिहास से भी सूचना ले रहा है, उनको भी दे रहा है, समझ रहे हैं आप, अर्थशास्त्र से सूचना ले रहा है, उनको भी दे रहा है। यानी हमारा अन्य विषयों से संबंध क्या है, परासरणी संबंध है, जो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। तो भूगोलवेत्ता देखिए, बल्कि ये शरीर की सभी कोशिकाओं की झिल्ली के समान रक्त के बहाव को अवरोध नहीं करता है। अंतिम लाइन देखिए, भूगोलवेत्ता अपने सहयोगी विषयों के साथ में, अब सहयोगी विषय कौन से हो गए, सहयोगी विषय हो गए, इतिहास हो गया,
राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, उनसे क्या करता है, सूचनाएं प्राप्त करता है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि संबंध कैसा है, परासर नहीं संबंध है, सूचनाएं इधर भी आ रही है, सूचनाएं उधर भी जा रही है, बिल्कुल आराम से समझ रहे होंगे आप। और फिर उन्हें क्षेत्र के संबंध में उनको जोड़ते हुए संश्लेषण करते हुए उनका विश्लेषण करता है। क्षेत्र तो भूगोल के अंदर यहाँ पर जरूरी है। तो आपने आज क्या पढ़ा, हमने सर ये पढ़ा कि भूगोल जो है वो प्राकृतिक विज्ञान से भी संबंध रखता है, सामाजिक विज्ञान से भी संबंध रखता है। प्राकृतिक विज्ञान में वो विषय आते हैं जो प्रकृति से ले, जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ थे, ठीक है। जैसे भू आकृति विज्ञान है आपका, खुद जो भौतिक भूगोल है वो भी प्राकृतिक विज्ञान का विषय है। और सामाजिक विज्ञान का विषय वो होते हैं जो सोसाइटी ने दी है, जैसे राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, ये सब है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम भूगोल की शाखाओं को पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।